नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आगे की कक्षा में चलते हैं। आबकारी आरक्षक के अंतर्गत हमने 2 वीडियो अभी तक देखे हैं और पहले वीडियो में लगभग हमने सामान्य जानकारी देखी और दूसरे वीडियो में हमने इस अधिनियम के धारा 1 को पढ़ा। अब इस वीडियो में हम धारा 2 और धारा 3 को पढ़ेंगे। धारा 1 में अध्याय 1 को पढ़ा था दूसरे वाले वीडियो में। इस वाले वीडियो में हम अध्याय 2 और अध्याय 3 को देखेंगे। अध्याय 1 में हमने टोटल 6 धाराएं देखी थी। अब 6 धाराओं को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, याद कर लिया होगा। जो भी चीजें हैं उससे संबंधित मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई भी थी। अब हम देखेंगे अध्याय 2। शुरू करते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 के अंतर्गत आपको केवल एक ही धारा पढ़नी है और वो धारा है स्थापना और उनकी शक्तियां। किसकी शक्तियां? राज्य सरकार की शक्तियों के विषय में बात की गई। स्थापना का मतलब क्या है? राज्य सरकार के पास इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का प्रयोग राज्य सरकार करेगी। ध्यान रखेंगे, राज्य सरकार को अधिकार देने का मतलब क्या है? जब ये विधेयक कौन सा विधेयक? छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915। चूंकि जब ये विधेयक विधानसभा और राज्यपाल की सहमति से पारित हुआ होगा तब ये क्या बन गया होगा? अधिनियम बन गया। ठीक। अब इस अधिनियम में एक अधिनियम बन गया, एक नियम बन गया, कानून बन गया। अब इस कानून में बताया गया कि राज्य सरकार के पास क्या क्या शक्तियां हों। यानी विधानसभा ने राज्य सरकार को शक्तियां दी कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 को जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से व्यवस्थित कर सकती है। मतलब अब आबकारी अधिनियम तो बन गया। अब आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी चाहिए, अधिकारी चाहिए। किसी कर्मचारी के क्या अधिकार होंगे, किसी कर्मचारी के क्या कर्तव्य होंगे, किस अधिकारी के क्या अधिकार होंगे, किस अधिकारी के क्या कर्तव्य होंगे, ये सब विषयों की जानकारी या फिर ये सब निर्धारित करने का अधिकार जो दिया गया वो राज्य सरकार को दे दिया गया कि आप निर्धारित करिए कि कैसे कैसे आप इस अधिनियम को लागू करेंगे और कितने अधिकारी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, उन अधिकारी कर्मचारियों को क्या अधिकार, क्या दायित्व, क्या कर्तव्य उनके होंगे। क्लियर है? चलिए, तो स्थापना कहने का मतलब यही है कि इसके अंतर्गत ये जो आबकारी अधिनियम के अंतर्गत जो प्रशासनिक ढांचा होगा वो प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का होगा और उस प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत जो प्रशासन में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी होंगे उनके क्या अधिकार और कर्तव्य होंगे। क्लियर है? तो ये अधिकार और कर्तव्य जो अधिकारियों को मिले, अधिनियम के अंतर्गत शक्तियां राज्य सरकार को मिली और राज्य सरकार नियम बना के उन शक्तियों को अधिकारी और कर्मचारी के माध्यम से कार्य करवाएगी। यही प्रक्रिया होता है हर अधिनियम में लगभग। क्लियर है? चलिए, तो स्थापना और उसकी शक्तियां। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संपूर्ण राज्य या उसके किसी निर्दिष्ट भाग के लिए एक अधिकारी नियुक्त करेगा और उस अधिकारी का नाम होगा आबकारी आयुक्त। जब वो अधिकारी नियुक्त हो जाएगा तो आबकारी आयुक्त के नाम से जाना जाएगा। और एक अधिकारी कहने का मतलब क्या है कि पूरे छत्तीसगढ़ में केवल एक ही अधिकारी होगा जिसको आबकारी आयुक्त के नाम से जाना जाएगा। और सबसे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि अभी आबकारी आयुक्त कौन है? आर संगीता करके मैंने बताया था, वही नाम याद। क्लियर है? तो राज्य सरकार ने अगर कहे कि आबकारी आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार ने अपने मतलब छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत की? तो धारा 7 के अंतर्गत की। ठीक है? चल, 2 बातें यहां से पूछी जा सकती हैं, 2-3 बातें लगभग पूछी जा सकती हैं। जैसे कि धारा 7 किससे संबंधित है? तो पहला नंबर पॉइंट क्या है? स्थापना और उसकी शक्तियों से। स्थापना और शक्तियां कहने का मतलब क्या है कि राज्य सरकार को इस अधिनियम के अंतर्गत जो शक्तियां मिली हुई हैं उन शक्तियों को वो अपने अधिकारियों और कर्मचारियों में किस प्रकार से वितरित करेगी। दूसरी बात पूछ सकता है
कि इसमें एक अधिकारी जो आबकारी आयुक्त के नाम से जाना जाता है इस अधिनियम के अंतर्गत, वो आबकारी आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? तो कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, यानी छत्तीसगढ़ की स्टेट गवर्नमेंट करेगी, छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट अगर इसकी नियुक्ति करती है तो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट को इसकी नियुक्ति करने का अधिकार या नियुक्ति करने का शक्ति कहां से प्राप्त होता है? इस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत प्राप्त होता है। धारा 7 क में बताया गया है कि धारा 7 की एक का नहीं होगा, ये धारा 7 की उपधारा 1 होगा, का नहीं होगा, ठीक। धारा 7 की उपधारा 1 होगा। क्या बताया गया? धारा 7 की उपधारा 1 में कि एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जिसे आबकारी आयुक्त के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है? नियुक्त कर सकेगी ऐसे नियंत्रण के अध्याधीन रहते हुए जैसा राज्य सरकार निर्देश दे आबकारी विभाग के प्रशासन आबकारी राजस्व के संरक्षण और अधीक्षण करेगा। मतलब राज्य सरकार चाहे तो इसके ऊपर सुपरविजन के लिए, आबकारी आयुक्त के सुपरविजन के लिए कोई नया प्रशासनिक ढांचा बना सकता है। जैसे कह सकता है कि राज्य ये जो आबकारी आयुक्त है, इस आबकारी आयुक्त के कार्य का पर्यवेक्षण कौन करेगा? मुख्य सचिव करेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव का नाम आपको याद भी होना चाहिए, ठीक। मुख्य सचिव करेगा, तो ऐसा भी ढांचा बना सकती है। लेकिन ये जो आबकारी आयुक्त नियुक्त होगा धारा 7 की उपधारा 1 के अंतर्गत, इस धारा 7 की उपधारा 1 के अंतर्गत आबकारी आयुक्त का मुख्य काम क्या होगा? तो आबकारी राजस्व का संग्रहण करना और उसका अधीक्षण करना। मतलब सही तरीके से आबकारी जो टैक्स है, आबकारी कर है, वो संग्रहित किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये देखना। और साथ ही आबकारी ठीक तरीके से संग्रहण हो रहा है या नहीं, वो देखना। और दूसरा काम क्या है? संग्रहण भी करना। दोनों काम इसी के हैं, किसके? आबकारी आयुक्त के। अब आप सोच के देखिए कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में केवल एक आबकारी आयुक्त होगा जो कि रायपुर में बैठेगा। अब रायपुर में बैठने वाला आबकारी आयुक्त बलरामपुर में कितनी शराब की बिक्री हो रही है, नहीं हो रही है, या आबकारी वस्तुएं बिक रही हैं और उससे टैक्स प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके लिए वो कैसे देख पाएगा उतना दूर से? तो फिर क्या होगा? तो फिर आबकारी आयुक्त के नीचे भी कुछ अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी जो कि बलरामपुर क्षेत्र में काम करता है और बलरामपुर क्षेत्र के में जो भी शराब बिक रही है, आबकारी वस्तुएं बिक रही हैं, उसका देखरेख कर सके। क्लियर है? चलिए, तो एक आबकारी आयुक्त के नीचे अन्य जो अधिकारी कर्मचारी होंगे उनकी भी नियुक्ति होगी। दूसरा नंबर पॉइंट कहता है धारा 7 की उपधारा 2। यहां पे मैंने बताया, इसको आप 1 कर लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा 2, ठीक। तो धारा 7 की उपधारा 2 में कहा गया है कि कलेक्टर से भिन्न किसी व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन कलेक्टर को प्रदत्त समस्त या किन्हीं शक्तियों या उस पर आरोपित समस्त या किन्हीं कर्तव्यों या कलेक्टर के साथ साथ उसके अधीन रह कर या अन्यथा प्रयोग या पालन ऐसे नियंत्रण के अध्याधीन रहते हुए कि नियुक्त कर सकेगा जैसा राज्य सरकार निर्देश दे। दूसरा नंबर पॉइंट कहना यह चाहता है कि राज्य सरकार आबकारी आयुक्त के अलावा कलेक्टर जो होंगे, जिले के कलेक्टर होंगे, उन जिले के कलेक्टर्स को भी कुछ शक्तियां देंगी। किसके संबंध में? आबकारी अधिनियम के संबंध में, या आबकारी अधिनियम को लागू करने के संबंध में क्या देगी? कुछ शक्तियां देंगी। किसको? जिले के कलेक्टर को। जिले के कलेक्टर को कुछ शक्तियां दी जाएगी। अब ये शक्तियां जो हैं, राज्य सरकार चाहे तो जिले के कलेक्टर को दे सकती है या कलेक्टर के साथ साथ अन्य लोगों को भी दे सकती है। जैसे मान लेते हैं कि राज्य सरकार ने डिसाइड किया कि हम शक्ति देंगे, कोई भी शक्ति मान लेते हैं, एक शक्ति दे दिया कि जो भी सरकारी ठेके चल रहे हैं उन सरकारी ठेकों में जांच करने की शक्ति हम देते हैं। किसको? कलेक्टर को देते हैं, जिले के कलेक्टर को। और साथ ही साथ
जिला का कलेक्टर तो जांच कर ही सकेगा, साथ ही साथ जो डिप्टी कलेक्टर होगा, डीसी जिसको बोलते हैं, अपर कलेक्टर होगा, ज्वाइंट कलेक्टर होगा, वो भी इसकी जांच कर सकेगा। तो एक ही शक्ति राज्य सरकार चाहेगी तो कलेक्टर को भी देगी और अन्य जो अधिकारी होंगे उनको भी देगी। अच्छा, एक चीज और है इस उपधारा 2 में, उपधारा 2 में यह भी है, बताता है कि जो भी कलेक्टर होंगे या फिर अन्य अधिकारी जो होंगे, इनकी हायरार्की भी सेट की जा सकती है। हायरार्की सेट करने का मतलब क्या कि कलेक्टर से नीचे वाले पोस्ट में माना जाता है डिप्टी कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर से नीचे वाले पोस्ट में होगा डिप्टी कलेक्टर, हायरार्की में देखें तो राज्य सरकार चाहे तो बराबर शक्तियां, यानी जैसे कलेक्टर को जितनी शक्ति प्राप्त है उतनी ही शक्ति डिप्टी कलेक्टर को भी दे सकती है बराबर। या दूसरी बात एक और कर सकती है कि कलेक्टर को, ये डिप्टी कलेक्टर जब भी ऐसा जांच करेगा तो रिपोर्ट करेगा, ऐसे भी व्यवस्था बनाई जा सकती है। मतलब कलेक्टर ऊपर होगा, डिप्टी कलेक्टर उससे नीचे होगा, सेम व्यवस्था। या चाहे डिप्टी कलेक्टर को कलेक्टर के समकक्ष कर सकती है। समकक्ष किस परिप्रेक्ष्य में? आबकारी अधिनियम के शक्तियों के परिप्रेक्ष्य में। मतलब कलेक्टर के पास जो पावर होंगे वही पावर डिप्टी कलेक्टर या किसी अन्य अधिकारी, पुलिस थाना को दे सकती है, टीआई को दे सकती है, एसआई को दे सकती है, किसी को भी दे सकती है। क्लियर है? तो जरूरी नहीं, अगर इस अधिनियम के अंतर्गत उपधारा 2 के अंतर्गत राज्य सरकार चाहे कि कलेक्टर के बराबर शक्तियां आबकारी अधिनियम की किसी को देनी है तो भी दे सकती है, या वो चाहे तो कलेक्टर को ऊपर रख सकती है और उससे नीचे वाले कर्मचारी को जो शक्ति प्राप्त है उस शक्ति को जब यूज करेगा तो किसके सुपरविजन में करेगा? कलेक्टर के सुपरविजन में करेगा। तो दोनों तरीके की शक्तियां प्रदान की जा सकती है इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 2 के अंतर्गत। तीसरा नंबर पॉइंट कहता है आबकारी विभाग के ऐसे वर्गों के अधिकारियों और ऐसे पदाभिनवों, शक्तियों और कर्तव्यों के साथ नियुक्त कर सकी जैसा राज्य सरकार समझे। यानी ये तो बात मैंने बताया, एक आयुक्त की बात फिक्स हो गई कि आयुक्त तो एक होगा ही होगा, और उसका काम क्या है? आबकारी कर का संरक्षण अच्छे तरीके से हो रहा है कि नहीं ये देखना, और आबकारी कर का संरक्षण भी संग्रहण भी करना, दो काम। दूसरा मैंने बताया कि कलेक्टर्स के पास कुछ अधिकार होंगे इस अधिनियम के अंतर्गत जो राज्य सरकार देना चाहे तो चाहे तो कलेक्टर को भी दे सकती है और अन्य अधिकारियों को भी दे सकती है। चाहे तो कलेक्टर और अधिकारी को बराबर बना सकती है इस अधिनियम के लिए, यानी जितनी शक्तियां अन्य अधिकारी को होंगी उतनी शक्तियां कलेक्टर को होंगी। या चाहे तो कलेक्टर को हायरार्की में ऊंचा रख सकती है, यानी नीचे वाला अधिकारी जो भी काम करेगा वो कलेक्टर के सुपरविजन में करेगा। तीसरा बात कहता है कि अन्य जो केवल कलेक्टर और केवल आयुक्त दो ही अधिकारी मिलकर के पूरा का पूरा काम देख ले, यह भी तो संभव नहीं है, संभव नहीं। तो जब पूरा का पूरा काम आयुक्त और कलेक्टर पूरा देख नहीं पाएंगे तो राज्य सरकार को चाहिए कि अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करे। तो राज्य सरकार के पास धारा 7 की उपधारा 3, एक गौ को काट लीजिएगा, धारा 7 की उपधारा 3 के अंतर्गत यह अधिकार है कि वो अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है इस अधिनियम को लागू करने के लिए या इस अधिनियम के अंतर्गत काम करने के लिए। अच्छा, आगे वाला पॉइंट देखें। उपधारा 3 के अंतर्गत तो उसने अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी। उपधारा 4 कहता है यह आदेशित कर सकेगी कि खंड ग, यानी खंड का मतलब उपधारा 3 के अधीन नियुक्त किए गए किसी अधिकारी को इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन समानुदेशित समस्त या किन्हीं शक्तियों और कर्तव्यों का किसी भी सरकारी सेवक या किसी भी अन्य व्यक्ति, ध्यान रखेंगे, द्वारा प्रयोग तथा पालन किया जाएगा। मतलब पहला नंबर पॉइंट जो है यानी ग नंबर, यानी उपधारा 3 जो है उसके अंतर्गत अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी उस अधिनियम को लागू करने के लिए। अब जरूरी नहीं कि इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति नियुक्त किए जाएं वो केवल
सरकारी वर्ग के ही हो, यानी कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी ही हो। किसी सामान्य व्यक्ति को भी राज्य सरकार चाहे तो इस अधिनियम के अंतर्गत रख सकती है कि तुम इस आबकारी अधिनियम को लागू करने के लिए काम करो। जैसे उसने एक आबकारी कोई एक आबकारी के अंतर्गत एक पोस्ट निकाल दिया ब्लॉक के अंतर्गत, ठीक, उसमें सामान्य व्यक्ति को उसके अंतर्गत भर्ती किया, जैसे मेरे को भर्ती कर दिया कि जहां भी दारू वारू होगा तुम पकड़ना, अच्छा केवल पकड़ना है, ठीक, पीना नहीं, तो ऐसा भी कर सकती। अच्छा, उपधारा 4 ये कहता है कि इसके अंतर्गत जो भी अधिकारी कर्मचारी या सामान्य व्यक्ति की आप नियुक्ति करेंगे उनके अधिकार क्या होंगे, कर्तव्य क्या होंगे, तो उसको भी राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया कि राज्य सरकार जो भी अधिकार या कर्तव्य देना चाहती है उस अधिकार या कर्तव्य के वो दे सकती है इनको, किसको, जो कि उपधारा 3 के अंतर्गत नियुक्त होंगे। क्लियर है? अभी तक एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला नंबर पॉइंट देते हैं जिसको बोलेंगे आप 5, यहां पे लिखा है अंग, उपधारा 5 बोले मुख्य राजस्व अधिकारी या आबकारी आयुक्त को इस अधिनियम के अधीन उसकी समस्त या किन्हीं शक्तियों को सिवाय धारा 62 द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति को प्रायोजित कर सकेगी। अर्थात कहने का मतलब क्या है? अर्थात कहने का मतलब यह है कि राज्य विधानसभा ने या फिर राज्य विधानमंडल ने राज्य सरकार को शक्ति दिया कि आप धारा 7 के अंतर्गत ही ये काम करें। राज्य विधानमंडल ने राज्य सरकार को यह शक्ति दिया कि आप धारा 7 के अंतर्गत एक आबकारी आयुक्त की नियुक्ति करेंगे, धारा 7 की उपधारा 1 के अंतर्गत। उस आबकारी आयुक्त को आप जो भी अधिकार या कर्तव्य देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन विधानसभा ने एक लिमिटेशन भी लगाया कि जो भी आबकारी आयुक्त होगा उसको आप सारे अधिकार दे देंगे, लेकिन एक अधिकार जो धारा 62 के अंतर्गत है जिसमें नियम बनाने की शक्ति है, वो नियम बनाने की शक्ति हमेशा राज्य सरकार के पास रहेगी, आबकारी आयुक्त के पास नहीं रहेगी। क्लियर है? चलिए, तो ये कहता है 5वां नंबर पॉइंट। अब देखते हैं 6वां नंबर पॉइंट। 6वां नंबर पॉइंट कहता है इसको 6 कर लीजिएगा, लिखते भी जाइएगा, अगर समझ में आ रहा हो तो एक पॉइंट का जो क्रक्स है उस क्रक्स को लिखते जाइएगा, क्योंकि जब एग्जाम होगा ना तो उस समय वही क्रक्स काम आने वाला है। इस वीडियो को बार बार आप नहीं देख पाएंगे। क्लियर है? किसी भी अधिकारी या व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन उसकी समस्त या किन्हीं भी शक्तियों का प्रत्याहार कर सकेगी। मतलब किसी भी अधिकारी या व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन उसकी समस्त या किन्हीं शक्तियों को प्रत्याहरण कर सकेगी। प्रत्याहरण कर सकेगी मतलब जो शक्तियां राज्य सरकार ने किसी को दी, जैसे कलेक्टर को दिया, जैसे डिप्टी कलेक्टर को दिया, जैसे आबकारी आयुक्त को दिया, या फिर अन्य अधिकारी और कर्मचारी को दिया, तो उन शक्तियों को राज्य सरकार चाहे तो एक अधिसूचना जारी करके उन शक्तियों को वापस भी ले सकती है। यही कहता है धारा 7 की उपधारा 6। अब देखते हैं धारा 7 की उपधारा 7 ये क्या कहता है। ये कहता है कि मुख्य राजस्व अधिकारी हुई आर संहिता, याद होगा ना, मुख्य राजस्व अधिकारी या फिर आबकारी आयुक्त वही है, उसी की बात करें। मुख्य राजस्व अधिकारी या आबकारी आयुक्त या कलेक्टर द्वारा अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों या आरोपित कर्तव्यों या आबकारी राजस्व के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग में लाई गई या निर्वहन की गई शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन करना अनुज्ञात कर सकेगी। कहना क्या चाहता है? कहना यह चाहता है कि जो भी मुख्य राजस्व अधिकारी या आबकारी आयुक्त या कलेक्टर को शक्तियां प्रदान की गई थी, ठीक, जो भी मुख्य राजस्व अधिकारी, आबकारी आयुक्त, मुख्य राजस्व अधिकारी या आबकारी आयुक्त क्या कहेंगे, सेम बात है ना, सेम होगा। जो शक्तियां प्राप्त थी उनको, कलेक्टर को, मुख्य राजस्व अधिकारी या आबकारी आयुक्त को, उन शक्तियों को
किन्हीं अन्य लोगों को भी दिया जा सकता है। और ये कौन करेगा? ये कर सकता है कौन? वो ही दिखा है कि द्वारा ऐसी अधिसूचना में, मतलब मुख्य राजस्व अधिकारी, आबकारी आयुक्त या कलेक्टर द्वारा ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को अधिनियम द्वारा उसके अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों या आरोपित कर्तव्यों आबकारी राजस्व के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग में लाई गई या निर्वहन की गई शक्तियों या कर्तव्यों का प्रत्यायोजन करना अनुज्ञात कर सकेगी। मतलब जो मुख्य राजस्व अधिकारी के पास जो शक्तियां हैं, आबकारी आयुक्त के पास जो शक्तियां हैं, कलेक्टर के पास जो शक्तियां हैं, ये सभी लोग या फिर ये सभी पद में बैठे लोग अपनी शक्तियों का हस्तांतरण अन्य कर्मचारी और अधिकारियों को कर सकेंगे एक अधिसूचना यानी एक आदेश जारी करके। जैसे कलेक्टर ने कहा कि मेरे पास काम बहुत है, मैं अपना काम तहसीलदार को दे देता हूं, तो उसने अपना काम तहसीलदार को दे दिया, एक आदेश जारी कर दिया। आयुक्त ने कहा, आबकारी आयुक्त ने सोचा कि मेरे पास काम बहुत है, मैं अपना काम किसी और को दे देता हूं, तो चलो उसने किसको दे दिया? कमिश्नर को दे दिया। इस तरीके से अब देखते हैं अगला नंबर पॉइंट जो है धारा 7 क। ठीक, धारा 7 क हमने अभी क्या देखा? धारा 7 के अंतर्गत हमने देखा बहुत सारी चीजें, जिसमें हमने देखा आबकारी आयुक्त की नियुक्ति, कलेक्टर के क्या अधिकार होंगे, कलेक्टर के अलावा राज्य सरकार किसको किसको दे सकती है शक्तियां, और दूसरी बात किस प्रकार से कर्मचारी अधिकारी रखेंगे, उनके क्या अधिकार होंगे, उनको कैसे शक्तियां दी जाएंगी और कैसे शक्तियां छीनी जाएंगी। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि आबकारी आयुक्त के पास जो पावर है, मुख्य राजस्व अधिकारी के पास जो पावर है, कलेक्टर के पास जो पावर है, वो अपने पावर को दूसरे अधिकारी और कर्मचारियों को भी दे सकता है आदेश पारित करके। अब देखेंगे हम धारा 7 क, उड़न दस्तों की स्थापना। उड़न दस्ता मतलब समझते होंगे, उड़न दस्ता क्या होता है? उड़न दस्ता ऐसा कुछ जैसे आप एग्जाम देते होंगे ना, एग्जाम में उड़न दस्ता टीम होता है, वो पकड़ने आता, देखने आता है कि किस तरीके से एग्जाम अच्छे तरीके से दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ठीक तरीके से चल रहा है, नहीं चल रहा है। उसी प्रकार से उड़न दस्ता टीम बनाए जा सकते हैं आबकारी विभाग के अंतर्गत। सारी चीजें तो दे दी गई कलेक्टर को, आबकारी आयुक्त को, अन्य कर्मचारी अधिकारी को, लेकिन अन्य कर्मचारी अधिकारी भी अपना काम ठीक से कर रहे हैं, कलेक्टर अपना काम ठीक से कर रहा है, नहीं कर रहा, या फिर उसने अधिकार तो दे, मतलब कलेक्टर ने किसी, मान लीजिए किसी शराब दुकान है, उस शराब दुकान के बारे में कलेक्टर को जानकारी ही नहीं मिल रही है कि वहां पे कुछ गलत काम हो रहा है, तो ऐसी चीजों से निपटने के लिए सरकार ने, मतलब इस अधिनियम के साथ, अधिनियम की धारा 7 क के अंतर्गत उड़न दस्ता टीम की स्थापना करने की बात की गई। उड़न दस्ता टीम क्या करती है? अचानक से पहुंचती है, पूरा जांच वांच करती, जैसे बिजली विभाग का उड़न दस्ता टीम होता है, जैसे परीक्षा विभाग का होता है, वही। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा आबकारी राजस्व के अभिकथित या संदिग्ध अपवंचन के किसी मामले या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध के अभिकथित या संदिग्ध उल्लंघन के किसी भी मामले का अन्वेषण करने के लिए उड़नदस्तों की स्थापना कर सकेगी। उन अधिसूचना में उस क्षेत्र को निर्दिष्ट करेगी जिस पर उड़नदस्ता अधिकारिता का प्रयोग करेगा। मतलब दो बातें हैं। पहली बात, कोई आबकारी कर का चोरी कर रहा है, उड़नदस्ता टीम वो कर सकते हैं। उड़नदस्ता टीम कब बना सकते हैं? यदि कोई आबकारी कर की चोरी कर रहा है, यानी जितना उसको आबकारी कर देना चाहिए उतना आबकारी कर नहीं दे रहा, कहीं पे भी कोई कालाबाजारी घालमेल हो रहा है। दूसरी बात, ये जो नियम है आबकारी अधिनियम के अंतर्गत, जो भी नियम है, वो नियम अगर लगता है सरकार को कि ठीक तरीके से लागू नहीं हो रहे, ठीक तरीके से लागू नहीं हो रहे मतलब किसी प्रकार से संदिग्ध तौर पर लागू, मतलब कहीं पे सरकार को शंका है, शंका क्या है कि शायद ये अधिनियम ठीक तरीके से लागू नहीं हो रहा है, इसके नियम की अवहेलना हो रही है, तो दोनों के लिए, किसके लिए? कर की चोरी या नियम के ठीक तरीके से लागू न होने की शंका हो या विश्वास हो कि नहीं ही हो रहा, तब ये उड़नदस्ता टीम बनाई जा सकती है। जब भी ऐसे उड़नदस्ता टीम बनाई जाएगी तो उस उड़नदस्ता टीम के क्या होंगे? कुछ अधिकार होंगे, और
कुछ क्षेत्र होंगे। जैसे एक उड़नदस्ता टीम बनाई गई तो उसको बताया जाएगा कि तुम कर के चोरी के विषय में जांच कर सकते हो, तो कर के चोरी के विषय में ही जांच करेगा। कोई दूसरा उड़नदस्ता टीम बनाया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि अधिनियम के जो नियम है वो ठीक तरीके से लागू हो रहे हैं या नहीं, उसके विषय में तुम जांच कर रहे हो, तो उसके विषय में ही जांच करेगा। तो उसके अधिकार क्या क्या होंगे यह राज्य सरकार बताएगी। अच्छा, वो उड़नदस्ता टीम किस क्षेत्र में काम करेगी? जैसे रायपुर के लिए कोई उड़नदस्ता टीम नियुक्त किया गया या बनाया गया, तो उड़नदस्ता टीम फिर कांकेर में, सुकमा में जाके काम नहीं करेगी। उसका क्षेत्र क्या होगा? रायपुर ही होगा। क्लियर है? जैसे देखते हैं ना, कोई टीआई होता है तो टीआई का एक थाना होता है, उस थाने के क्षेत्र में ही उसका वर्चस्व होता है, वर्चस्व कह सकता हूं, उसकी अधिकारिता होती है। उसी प्रकार से उड़नदस्ता टीम की अधिकारिता के लिए भी क्षेत्र सेट किए जाएंगे। अगला नंबर पॉइंट देखिए, धारा 7 क की उपधारा 1। अब धारा 7 क की उपधारा 2 देखते हैं। उपधारा 1 के अधीन स्थापित गए उड़नदस्तों में आबकारी अधिकारी तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार समय समय पर उसके लिए नियुक्त करे सम्मिलित होंगे। यानी उड़नदस्ता टीम में कौन होगा? कोई आबकारी अधिकारी हो सकता है, कोई कर्मचारी हो सकता है, या राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा बता सकता है कि इसमें कौन होगा शामिल। अगला देखें, उड़नदस्ते के लिए नियुक्त किए गए आबकारी अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसी शक्तियां का प्रयोग करेंगे, ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो कि धारा 7 के अधीन प्रदत्त या आरोपित किए गए। यानी उड़नदस्ता टीम को क्या शक्तियां होंगी, क्या कर्तव्य होंगे, ये धारा 7 के अंतर्गत जो बताए गए हैं वही शक्तियां, वही अधिकार होंगे। अब धारा 7 के अंतर्गत कहां बताया गया? तो धारा 7 के अंतर्गत यहां देखिए, ग नंबर पॉइंट, आबकारी विभाग के ऐसे वर्गों, अधिकारी और कर्मचारी, इनको नियुक्ति करेगा। और ये जो ग नंबर पॉइंट है, जिसको मैंने बताया था कि 3 नंबर पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक। धारा 7 की उपधारा 3, तो धारा 7 की उपधारा 3 के अंतर्गत ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति होगी और उनके अधिकार क्या होंगे? 4 में बताया गया, ठीक है। तो ये यहां पर राज्य सरकार जो भी अधिकार इनको देंगी उड़नदस्ता टीम वालों को, वही अधिकार, वही शक्तियां उड़नदस्ता टीम के पास होगी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट से एक प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत आबकारी राजस्व के अभिकथित या संदिग्ध अपवंचन के किसी भी मामले का अन्वेषण करने के लिए उड़नदस्तों की स्थापना का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? ध्यान रखिएगा, धारा तो ठीक है, धारा तक तो ठीक है, लेकिन आपसे उपधारा भी पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए, तो धारा में क्या है? कौन सी धारा होगी? धारा 7 होगी। अगर सिंपल देखें तो धारा 7 होगी। कौन सी? धारा 7। लेकिन धारा 7 के अंतर्गत एक और धारा है, क्या? धारा 7 क। और धारा 7 क के अंदर भी एक उपधारा है जहां पे उड़नदस्ता टीम के निर्माण की बात की गई है, तो वो कौन सा है? 1, ठीक। अभी दिखाया था आपको, ये देखिए, फिर से दिखा देता हूं। उड़नदस्ता की स्थापना धारा 7 क की उपधारा 1 के अंतर्गत उड़नदस्ता की स्थापना करेगी। और उड़नदस्ता की स्थापना क्यों कर रही है? या तो कर की चोरी हो रही है या नियम ठीक तरीके से लागू नहीं हो रही, यही 2 कारण से कर रही। दूसरी बात, इस उड़नदस्ता में धारा 7 क की उपधारा 2 में बताया गया कि इस उड़नदस्ता टीम में कौन कौन शामिल होंगे। तो कोई आबकारी अधिकारी, कर्मचारी शामिल होगा या राज्य सरकार जिसको निर्देशित करे। धारा 7 क की उपधारा 3 में क्या बताया गया है? बताया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो उड़नदस्ता टीम बनेगी, उस उड़नदस्ता टीम को अधिकार या शक्तियां कहां से प्राप्त होंगी? तो धारा 7 के अंतर्गत प्राप्त होंगी। और मैंने कहा धारा 7 के अंतर्गत भी आपसे पूछ दे उपधारा, तो आप क्या बोलेंगे कि उड़नदस्ता टीम को शक्तियां और अधिकार कहां से प्राप्त हो रही हैं? किस धारा के अंतर्गत शक्तियां और अधिकार प्राप्त हो रही हैं? तो आप बोलेंगे धारा 7 की उपधारा 3 के अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति है, और धारा 7 की उपधारा 4 के अंतर्गत इन कर्मचारियों को क्या शक्तियां और अधिकार प्राप्त है उसके बारे में बताया गया है। तो धारा 7 की उपधारा 4 के अंतर्गत जो शक्तियां प्राप्त है, उसी धारा का प्रयोग करके राज्य सरकार उड़नदस्ता टीम को शक्ति दे रही है। क्लियर है? चलिए
अच्छा, इसमें से कुछ आपको थ्योरेटिकल प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं ना। थ्योरेटिकल प्रश्न पूछने का मतलब क्या है कि जैसे छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उड़नदस्ता टीम के निर्माण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। पहला कथन दे देगा, उड़नदस्ता टीम का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। दूसरा कथन दे देगा, उड़नदस्ता टीम का निर्माण कलेक्टर द्वारा किया जाता है। तीसरा कथन दे देगा, उड़नदस्ता टीम का निर्माण धारा 7 की उपधारा, धारा 7 क की उपधारा 1 के अंतर्गत किया जाता है। अगला कथन दे देगा, उड़नदस्ता टीम का निर्माण, उड़नदस्ता टीम को अधिकार और शक्तियां धारा 7 की उपधारा 4 के अंतर्गत प्राप्त है। घ भी लिखेगा तो भी सही मानिएगा, 4 भी लिखिएगा तो भी ठीक, वैसे 4 होना चाहिए, उपधारा 4 होना चाहिए। तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो पहला कथन क्या मैंने बोला, उड़नदस्ता टीम का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। दूसरा कथन मैंने बोला, उड़नदस्ता टीम का निर्माण कलेक्टर द्वारा किया जाता है, तो कथन गलत हो गया, दूसरा कथन गलत हो गया। तीसरा कथन कहा कि उड़नदस्ता टीम का निर्माण राज्य सरकार धारा 7 क की उपधारा 1 के अंतर्गत करती है, तो तीसरा कथन सही हो गया। पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही। और चौथा कथन मैंने कहा कि उड़नदस्ता टीम का निर्माण, उड़नदस्ता टीम को अधिकार और शक्तियां धारा 7 की उपधारा 4 के अंतर्गत प्राप्त है, तो चौथा कथन भी क्या हो गया, सही हो गया। तो इस तरीके से थ्योरेटिकल प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। यानी जरूरी नहीं कि फैक्ट धारा धारा पूछे, आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है कहीं से भी। इसीलिए मैं थोड़ा सा अधिनियम को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करता हूं, ताकि हर तरीके से आपका दिमाग खुल सके। और अगर दिमाग खुला है तो हर प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। आपको ये फैक्ट तो याद करना ही है कि धारा 7 की उपधारा, धारा 7 का की उपधारा 1 के अंतर्गत उड़नदस्ता टीम का निर्माण हो रहा है, लेकिन सामान्य जानकारी भी याद करना है। जैसे मैंने अभी जो भी बताया उसमें धारा का विशेष उल्लेख नहीं था, लेकिन है इसी अधिनियम से प्रश्न। क्लियर है? चले देखिए, बच्चे क्या होते हैं कि अधिनियम जैसे विषय को या अधिनियम जैसे टॉपिक को पढ़ने में थोड़ा कतराते या पढ़ना पसंद नहीं करते। तो एक बार क्या होता है कि लोगों के, बच्चों के साथ क्या होती है, अरुचि होती है, यानी उतनी रुचि नहीं होती। अरुचि की वजह से, इंटरेस्ट ना होने की वजह से बच्चे अधिनियम को नहीं पढ़ते। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, लेकिन अगर आपको एग्जाम निकालना है तो अधिनियम से पूछे जाएंगे प्रश्न भर के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं तो कहता हूं प्रॉपर प्रश्न जो आएंगे अधिनियम से ही आएंगे। और ये ऐसा भाग है कि अगर 20 प्रश्न पूछा तो 20 के 20 प्रश्न आप सही कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लिमिट है, उसी लिमिट के अंदर ही पूछेगा। 140 पेज है, 110 पेज है, जो भी पेज है उतना के अंदर ही पूछेगा आपसे। तो अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आता है एक बार में, तो उसको आप दोबारा तिबारा देखिएगा तो समझ में जरूर आएगा। अब देखते हैं, मैंने कहा था अध्याय 2 के अंतर्गत केवल एक ही धारा है, और जिसमें हमने देखा धारा 7 और धारा 7 क। एक्चुअल में धारा 7 का ही भाग है धारा 7 क। ठीक, चल अब देखते हैं अध्याय 3, आयात, निर्यात और परिवहन। कहना क्या चाहता है, आयात, निर्यात और परिवहन के बारे में क्या कहना चाहता है। जो आबकारी वस्तुएं होंगी, उन आबकारी वस्तुओं के आयात के विषय में, निर्यात के विषय में और परिवहन के विषय में पूरी बातें अध्याय 3 में होंगी। तो आपसे अध्याय से भी जोड़ी मिलाने वाला जब प्रश्न पूछेगा तो भी आपको घबराना नहीं, इसलिए अध्याय भी पढ़ना। तो अध्याय 3 के अंतर्गत क्या होगा, जो भी आबकारी वस्तुएं होंगी, उन आबकारी वस्तुओं का आयात कैसे होगा, निर्यात कैसे होगा और उनका परिवहन कैसे होगा, इन सब विषयों पर बात अध्याय 3 में कही गई। पहला देखते हैं इसके अंतर्गत धारा 8। ठीक है, धारा 8 देखें कि आयात, निर्यात या परिवहन का प्रतिषेध करने की शक्ति। कहना यह चाहता है कि किसी भी, अब कौन कौन सी चीजें हैं उसको भी पढ़ेंगे,
कोई भी आबकारी से संबंधित कोई भी वस्तु है, सामान है, शराब है, गांजा है, भांग है, उसको आयात करने, निर्यात करने या परिवहन करने, इन सब पर प्रतिबंध यानी प्रतिषेध, प्रतिबंध यानी रोक लगाने की शक्ति के विषय में बात की गई। ठीक, आबकारी वस्तुओं के आयात, निर्यात, परिवहन पर प्रतिषेध यानी रोक लगाने की शक्ति किस अधिनियम के मतलब अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 8 के अंतर्गत। अब धारा 8 के अंतर्गत ये शक्तियां किसको प्राप्त है, उन सब विषयों में भी बात करेंगे और जो भी बातें होंगी उसको करेंगे। पहला, शक्तियां राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, यानी एक बात क्लियर हो गई कि आयात, निर्यात और परिवहन पर अगर रोक लगाना है, प्रतिबंध लगाना है, तो वो शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके ऐसा कर सकती है। का नंबर पॉइंट देखेंगे कि राज्य भर में या किसी भाग के निर्दिष्ट क्षेत्र में किसी भी मादक द्रव्य के आयात या निर्यात पर प्रतिषेध कर सकती है, यानी रोक सकती है। क्या? धारा 8 के अंतर्गत का नंबर पॉइंट पे हमने देखा या फिर हमने देखा कि प्रतिषेध करने की शक्ति किसको है? सीजी स्टेट गवर्नमेंट को है, छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को। और राज्य सरकार इस पर प्रतिबंध कैसे लगा सकती है? तो चाहे तो कहे कि राज्य भर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य का, मादक द्रव्य मतलब मादक वस्तु, उसमें शराब भी आ जाएगा, गांजा भी आ जाएगा, ऐसा नहीं, द्रव नहीं है, याद रखिएगा, ये द्रव नहीं है ना, ये द्रव्य है। किसी भी मादक वस्तु का राज्य भर में यानी पूरे राज्य में कहीं पर भी आयात नहीं होगा, निर्यात नहीं होगा, परिवहन नहीं होगा। या फिर कहे कि राज्य के किसी क्षेत्र में, जैसे सरगुजा क्षेत्र, सरगुजा संभाग, या कह दे कि बस्तर संभाग, यानी दोनों अधिकार है इस अधिनियम के अंतर्गत, धारा 8 के अंतर्गत राज्य सरकार को दोनों अधिकार प्राप्त कि पूरे राज्य में रोक दे या राज्य के किसी भाग में रोक दे। हो सकता है किसी गांव के लिए अधिसूचना जारी हो जाए कि फलाना नामक गांव जो है, चलगली नामक गांव जो है, इसमें इस गांव में किसी प्रकार का मादक द्रव्य का आयात, निर्यात या परिवहन नहीं होगा। और अगर ऐसा अधिसूचना राज्य सरकार जारी करती है तो राज्य सरकार के पास ये अधिसूचना जारी करने का अधिकार कहां से प्राप्त हुआ, शक्ति कहां से प्राप्त हुआ? तो आप कहेंगे कि भाई छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 जो है ना, उस छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 का अध्याय 3 जो है, जिसमें आयात, निर्यात और परिवहन के बारे में बताया गया है, उस अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 8 जो है, वो धारा 8 बताता है कि राज्य सरकार किसी भी मादक द्रव्य का आयात, निर्यात या परिवहन पर रोक लगा सकती है एक अधिसूचना जारी करके, और वो अधिसूचना पूरे राज्य के लिए भी हो सकता है या फिर छत्तीसगढ़ के किसी एक छोटे क्षेत्र के लिए भी हो सकता है। तो ये चलगली ग्राम में जो प्रतिबंध लगाया गया कि यहां पर कोई राज्य सरकार मतलब कोई आयात, निर्यात या परिवहन नहीं होगा मादक द्रव्य का, वो राज्य सरकार ने इसी धारा का उपयोग करके लगाया है। क्लियर है? चलिए 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं। क्लियर है? चलिए 1 मिनट का ब्रेक हो गया था, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेरे साथ भी कुछ समस्या है। क्लियर है कि राज्य सरकार ने कैसे प्रतिबंध लगाया? तो धारा 8 की
के क पॉइंट के अंतर्गत लगाया कि किसी क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा, किसी भी मादक द्रव्य के परिवहन का प्रतिषेध कर सकेगी। यानी पहला पॉइंट तो ये देखा, पहला पॉइंट विशेष तौर पर फोकस क्या करता है, क्षेत्र पर फोकस करता है। क्षेत्र मतलब पूरा छत्तीसगढ़, या दूसरा पॉइंट कि किसी विशेष क्षेत्र, जैसे मैंने चलगली पर प्रतिबंध लगाया अभी कुछ देर पर। दूसरा पॉइंट कहता है कि किसी मादक द्रव्य पर प्रतिबंध लगा सकती है। मादक द्रव्य पर प्रतिबंध लगा सकती है, इसका मतलब हो सकता है कि राज्य सरकार कहे कि छत्तीसगढ़ में अब भांग नहीं बिकेगा। ठीक, छत्तीसगढ़ में अब भांग नहीं बिकेगा, बाकी चीजें बिकेंगी। तो अगर एक स्पेसिफिक मादक द्रव्य के वैरायटी पर प्रतिबंध लगाना है तो छत्तीसगढ़ ये आबकारी अधिनियम की धारा 8 के ख नंबर पॉइंट के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया जाएगा। या अगर पूरे मादक द्रव्य पर ही प्रतिबंध लगाना है तो क नंबर पॉइंट के अंतर्गत लगाया जाएगा। या किसी क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाना है या पूरे छत्तीसगढ़ पर प्रतिबंध लगाना है तो क नंबर पॉइंट के अंतर्गत लगाया जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला नंबर पॉइंट देखते हैं। अच्छा, अगला नंबर और भी पॉइंट है। अगला नंबर कहता है कि महुआ, जो महुआ जिससे बनता है शराब, जिसको पहले वाले वीडियो में बताया अभी तक कैसे बनता है, महुआ या कोई अन्य आधार जो मदिरा के निर्माण के लिए उपयोगी है या जो उपयोगी हो सकता है के प्रभावी नियंत्रण के लिए यथोचित उपबंध कर सकेगी। इसका मतलब क्या है कि कल के दिन राज्य सरकार, इसमें कहना है क्या चाहता है, पहले ये समझ लेते। कहना यह चाहता है कि महुआ जिससे शराब बनता है या कोई अन्य पदार्थ जिससे शराब बन सकता है, उसके विषय में भी राज्य सरकार आयात, निर्यात और परिवहन पर प्रतिषेध लगाने की शक्ति रखता है। इसका मतलब राज्य सरकार के पास बहुत शक्तियां है भाई। आपको लग रहा होगा कि महुआ से शराब बनता है तो ठीक है, लगाने की शक्ति यहां से दे दी, लेकिन कल के दिन राज्य सरकार को लगता है कि अरे भैया जौ से भी तो शराब बनता है और जौ पर भी प्रतिबंध लगा दे तो क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है जो उपयोगी हो सकता है, मतलब महुआ जिससे शराब बनता है या जो कोई अन्य वस्तु जिससे संभावना हो कि वो शराब बना सकता है। तो कल के दिन अगर राज्य सरकार को यह लगे कि जौ से भी शराब बनता है तो जौ के लिए भी इसी आबकारी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत, धारा 8 के ग पॉइंट के अंतर्गत राज्य सरकार नियम बना देगी कि जौ का परिवहन जब तक रोक देगी कि क्षेत्र में जौ का परिवहन नहीं होगा, पूरे छत्तीसगढ़ में जौ का परिवहन नहीं होगा, जौ को किसी प्रकार से आयात नहीं किया जाएगा, जौ को किसी प्रकार से छत्तीसगढ़ से बाहर बेचा नहीं जाएगा, ये सब रोक सकती। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं राज्य सरकार के पास। बाकी वर्तमान में महुआ याद कर लें। अब देखते दूसरा, धारा 9। धारा 8 हमने देख लिया, अब हम देखेंगे धारा 9। धारा 9 कहता है कि आयात, निर्यात या परिवहन पर निर्बंधन। पहला क्या देखा हमने? पहला हमने देखा कि आयात, निर्यात और परिवहन पर प्रतिषेध, मतलब रोक लगा दी। अब देखते हैं निर्बंधन। निर्बंधन क्या कहता है? निर्बंधन कहता है, निर्बंधन का मतलब क्या है? निर्बंधन का मतलब कहना है कि नियम बना देगी कि बिना पूर्व अनुमति के कोई भी व्यक्ति आयात, निर्यात और परिवहन नहीं करेगा मादक, मतलब ये आबकारी से संबंधित वस्तुओं। देखते, राज्य सरकार की मंजूरी के बिना निम्नलिखित को छोड़कर किसी भी मादक द्रव्य का आयात, निर्यात या परिवहन नहीं किया जा सकेगा। यानी किसी भी मादक द्रव्य का आयात, निर्यात या परिवहन करना है तो राज्य सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी, यही कहता है धारा 9। किसी भी मादक पदार्थ का, मादक द्रव्य का आयात, निर्यात या परिवहन करना है, पहला बात तो क्या, धारा 8 हमने देखा कि किसी भी विषय पर राज्य सरकार प्रतिबंध लगा सकती है कि कर ही नहीं सकते। 9वां नंबर पॉइंट कहता है कि तुम कर सकते हो लेकिन राज्य सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी।
तो राज्य सरकार किसी मंजूरी के बिना निम्नलिखित को छोड़कर किसी भी मादक द्रव्य का आयात निर्यात और परिवहन नहीं किया जाएगा। यानी इसमें बताया गया है कि किसी का नहीं किया जाएगा परिवहन, कुछ चीजों को छोड़ दें। पहला क्या, ऐसे किसी शुल्क का जिसके लिए वह अधिनियम के अधीन दायी है, संदाय करने के पश्चात ऐसे संदाय के लिए बंध पत्र निष्पादित करने के पश्चात। दूसरा नंबर पॉइंट, ऐसी शर्तों का अनुपालन किए जाने पर जो राज्य सरकार आरोपित करे। ठीक, चलिए 2 पॉइंट है। पहला नंबर पॉइंट यह है, पहला नंबर पॉइंट कहता है, सबसे पहले इस धारा को समझिए। पहला धारा जो था धारा 8, वो धारा 8 कहता था क्या, धारा 8 कहता था किसी भी प्रकार से राज्य सरकार चाहे तो प्रतिबंध लगा सकती है, क्षेत्र के हिसाब से लगा सकती है, किसी मादक द्रव्य के किसी वैरायटी पर लगा सकती है जैसे गांजा पर, या फिर तीसरा नंबर पॉइंट कहा कि किसी प्रकार का कोई पदार्थ है जिससे शराब बन सकता है, शराब नहीं मादक द्रव्य बन सकता है, आबकारी वस्तु बन सकता है, उस पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे महुआ कल के दिन जौ पर, परसों मक्का पर, आगे दिन गेहूं पर, कभी चावल पर बना दे कि चावल से भी तो हड़िया बनता है, वो भी तो एक मादक द्रव्य है, उस पर भी प्रतिबंध लगा देता हूं तो लगा सकता है। धारा 9 वो नहीं कहता, प्रतिबंध की बात नहीं कहता। धारा 9 कहता है कि आप परिवहन करिए, आप आयात करिए, आप निर्यात करिए, आप सब करिए, लेकिन उससे पहले आपको राज्य सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा। अब राज्य सरकार से अनुमति लेना तो पड़ेगा, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। जैसे हमने कहा कि ठीक है राज्य सरकार से हम अनुमति ले लेंगे। अब मान लेते कोई शराब है, ठीक, कोई एक्स नामक नहीं, चलो बढ़िया शराब का नाम ले लेता हूं, क्या हुआ, अच्छा ठीक, कोई शराब है। पहला नंबर, अच्छा इसमें देखते हुए समझा देता हूं, समझ में आएगा। पहला नंबर पॉइंट कहता है कि कोई किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य का आपको परिवहन आयात निर्यात करना है तो राज्य सरकार से मंजूरी लेना पड़ेगा, बिना मंजूरी के आप नहीं कर सकते। इसके अंतर्गत कुछ बातें ऐसी हैं जिसका आप परिवहन आयात निर्यात कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी होंगी या कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसका आयात निर्यात परिवहन कर सकते हैं, उससे आपको राज्य सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो कौन से पॉइंट है, तो किसी भी वस्तु, किसी भी मादक द्रव्य जिसका आपने टैक्स पे कर दिया है, शुल्क दे दिया है, कर दे दिया है, उसका आप परिवहन कर सकते हैं। जैसे एक शराब दुकान है, मान लेते हैं शराब दुकान, ठीक, और एक है फैक्ट्री। इस फैक्ट्री से शराब आता है कहां, इसी शराब दुकान में। इस शराब दुकान वाले ने ऑर्डर दिया फैक्ट्री वाले को कि भाई मेरे को 20 पेटी चाहिए, किसका, बीपी यानी ब्लेंडर स्प्राइट का, ठीक, ब्लेंडर स्प्राइट का 20 पेटी हमको शराब चाहिए। इसने इसको पैसा दे दिया। शराब का मूल्य कितना है, शराब का मूल्य है मान लेते हैं 1000 रुपए। सरकार ने उस पर शुल्क लगाया है, टैक्स लगाया है 200 या 400 रुपए। अब उस शराब का मूल्य 1400 रुपए है। अब इस तो शराब इसको कितने में मिल रहा है, 1400 रुपए में। इसने इसको पैसा दे दिया 1400 रुपए ले लो, मतलब पर बोतल 1400 रुपए के हिसाब से एक पेटी में जितना भी पैसा होगा उसको लो, तो ये पैसा इसको दे दिया। अब यहां से फैक्ट्री के लिए गाड़ी से आ रहा था, सामने में एक पुलिस वाला पकड़ लिया, और सामने में पुलिस वाला पकड़ लिया है, फिर कोई आबकारी अधिकारी कलेक्टर पकड़ लिया। कलेक्टर पकड़ के बोलता है कि ये शराब तुम आगे नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते, क्योंकि धारा 9 के अंतर्गत राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना आयात निर्यात और परिवहन नहीं किया जा सकता। और एक फैक्ट्री से गाड़ी के थ्रू आ रहा था, परिवहन करते हुए आ रहा था। उसका जो ड्राइवर था वो होशियार था, उसने पूरा आबकारी अधिनियम चाट लिया था, पढ़ लिया। तो उसने बोला आबकारी अधिकारी को, ड्राइवर, कि मालिक आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इस धारा 9 के अपवाद नंबर 1 को तो पढ़ेंगे नहीं
कि मैंने इसका शुल्क, मैंने इसका कर चुका दिया है मेरे मालिक ने, शराब दुकान के मालिक ने, तब अब मैं परिवहन कर रहा हूं तो मैं कर ही सकता हूं। ठीक, मतलब कोई शुल्क, कोई कर, कोई लाइसेंस अगर आपने प्राप्त कर लिया है तो आप फिर इसका परिवहन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो कोई शुल्क, कोई लाइसेंस प्राप्त करने का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि राज्य सरकार ने आपको मंजूरी दी है। बात को घुमा फिरा के वही बोल रहा है, मतलब कोई लाइसेंस, कोई शुल्क अगर आपने चुकाया तो राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी। क्लियर है? ठीक। दूसरा नंबर पॉइंट कहता है कि ऐसी शर्तों का अनुपालन किए जाने पर जो राज्य सरकार आरोपित करे, यानी राज्य सरकार कहता है कि ठीक है, मतलब राज्य सरकार ने कुछ नियम बना दिए, कुछ शर्त बना दिए, उन शर्तों को अगर आप फॉलो करते हैं तो भी आप इसका परिवहन कर सकते हैं। जैसे 5 बोतल महुआ दारू आप ले जा सकते हैं, शर्त बना दिया तो 5 बोतल फिर आप ले जा सकते, 4 बोतल कर दिया तो 4 बोतल ले जाएंगे। ठीक, चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, धारा 10, आयात, निर्यात और परिवहन के लिए पास की आवश्यकता होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, पास मतलब आप समझ रहे होंगे ना, एक पास बनता है ना, स्टूडेंट पास, ये पास, मतलब एक आई कार्ड जैसा समझ लीजिए। कहना ये चाहता है कि, चलिए आगे देखते हैं, समझ में आएगा। कहना यह चाहता है कि किसी भी मादक द्रव्य या ऐसे परिमाप से अधिक परिमाप में, मतलब किसी भी मादक द्रव्य का, जैसे शराब है, शराब आप 5 लीटर ले सकते, तो 5 लीटर से ज्यादा 6 लीटर ले जा रहे। ठीक, किसी भी मादक द्रव्य या ऐसे परिमाप से अधिक परिमाप, जैसा राज्य सरकार अधिसूचित करे, राज्य सरकार ने कहा 5 लीटर ले जा सकते हैं, आप 6 लीटर ले जा रहे हैं, तो सामान्यतः या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए विहित करे, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किए गए समझे जाएंगे और पास से आयात निर्यात और परिवहन समझा जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब अगर आप 5 लीटर से ज्यादा, यानी एक नियत जो सरकार ने बनाया है उससे ज्यादा आप शराब लेकर के जा रहे हैं तो आपको पास की आवश्यकता होगी। अब ये पास कौन बनाएगा, इस विषय में भी आगे आने वाले धारा में पढ़ेंगे। आयात, निर्यात और परिवहन के लिए पास, मादक द्रव्यों के आयात, निर्यात एवं परिवहन के लिए पास जो है कलेक्टर द्वारा प्रदान किया जाएगा, और कलेक्टर ने जब प्रदान कर दिया तो फिर ले जा सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, मादक द्रव्य। परंतु कुछ ऐसे मादक द्रव्य होंगे जिन्हें कि आबकारी आयुक्त समय समय पर अवधारित करे, यानी लिस्ट करे या फिर बताए कि ये जो मादक द्रव्य है, जैसे गांजा हो गया, भांग हो गया, कुछ भी XYZ, कोरेक्स का सिरप ही हो गया, महुआ का दारू ही हो गया, हड़िया ही हो गया, कुछ भी हो जाए, बियर हो गया, सामान्य तौर पर पास जो जारी करने का शक्ति होगा किसका होगा? कलेक्टर का होगा। लेकिन आबकारी आयुक्त ने अगर पहले से बता दिया है, अवधारित कर दिया है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर कलेक्टर पास जारी नहीं करेगा, तो फिर उस पर पास जारी करने का अधिकार केवल और केवल आबकारी आयुक्त का रह जाता है, आर्य संहिता का रह जाता है, वर्तमान में वही आबकारी आयुक्त। ठीक, क्या समझे? सामान्य तौर पर मादक द्रव्यों के आयात, निर्यात और परिवहन के लिए पास जारी करने की शक्ति कलेक्टर के पास है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां, जिन विशेष परिस्थितियों की बात मैं कर रहा हूं कि अगर आबकारी आयुक्त ने किसी मादक द्रव्य के किसी वैरायटी को लिस्ट कर लिया है, यानी अवधारित कर दिया है, पहले से बता दिया है कलेक्टर्स को, या फिर जो भी पास जारी करने वाले होंगे, यहां पे तो कलेक्टर ही पास जारी कर रहा है, तो पहले से बता दिया है, तो उस विषय पर पास जारी कलेक्टर नहीं करेंगे और केवल आबकारी आयुक्त ही पास जारी करेंगे, अन्य कोई नहीं। क्लियर है? वो विषय कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी मादक द्रव्य हो सकता है आबकारी आयुक्त कहे कि गांजा जो है, गांजा पर आप पास जारी नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? फिर आबकारी आयुक्त ही करेगा। हो सकता है चरस जो है, उस चरस पर आप पास जारी नहीं करेंगे, कौन करेगा? फिर उसने अवधारित कर दिया चरस, अब चरस पर पास जारी कौन करेगा? यही केवल और केवल आबकारी आयुक्त ही करेगा। हो सकता है शराब के लिए कल अवधारित करें, कभी
भांग के लिए कर दे, कभी गोली के लिए कर दे, कुछ भी कर दे। अगला पॉइंट देख, ऐसे पास या तो निश्चित कालावधि के लिए होंगे और मादक द्रव्यों की किस्मों के लिए सामान्य हो सकेंगे, या निर्दिष्ट अवसरों या केवल विशिष्ट परीक्षणों के लिए विशेष हो सकेंगे। मतलब ऐसे पास जो जारी किए जाएंगे वो जारी किए जाएंगे क्या, निश्चित कालावधि के लिए, यानी एक टाइम पीरियड के लिए कि 4 साल तक तुम परिवहन कर सकते हो ऐसा, या 2 साल कर सकते हो, 6 महीने कर सकते हो। मादक द्रव्य के किसी वैरायटी के लिए कि केवल तुम बियर का ही परिवहन कर सकते हो, आयात निर्यात कर सकते हो, विस्की का नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से पास में ये चीजें लिखी होंगी। पास के विषय में मैंने बताया, पास जो होगा सामान्य तौर पर कलेक्टर जारी करेंगे। दूसरी बात, कलेक्टर के अलावा पास जो जारी करेंगे वो आबकारी आयुक्त जारी करेंगे। आबकारी आयुक्त पास कब जारी करेगा, जब आबकारी आयुक्त ने किसी मादक द्रव्य की वैरायटी पर, मादक द्रव्य की वैरायटी मतलब मादक द्रव्य में तो सभी है, शराब है, गांजा है, भांग है, सब मादक द्रव्य की किसी वैरायटी, जैसे गांजा एक वैरायटी हो गया, मादक द्रव्य की किसी वैरायटी को पहले से अवधारित कर दे मतलब फिक्स कर दे कि इस पर कलेक्टर जारी नहीं करेंगे, तो केवल आबकारी आयुक्त ही जारी करेगा। जो भी पास जारी होंगे उस पास में 2-3 बातें स्पष्ट तौर पर लिखी होंगी। पहला कि कितने समय के लिए वो पास जारी किया जा रहा है। दूसरा, क्या सभी मादक द्रव्यों के लिए पास है, या मादक द्रव्य की किसी भाग के लिए, किसी वैरायटी के लिए, जैसे शराब के लिए है, या शराब के अंतर्गत भी केवल विस्की के लिए है, या केवल रम के लिए, या दोनों के लिए। तीसरी बात, क्या ये शराब मान लेते ये जो पास जारी किया 5 वर्ष के लिए जारी किया, तो 5 वर्ष में हर सीजन में वो काम कर सकेगा, गर्मी ठंडी बरसात हर समय कर सकेगा, या केवल दशहरा के समय में उसको शराब ढोने का अधिकार होगा, केवल दशहरा यानी विशेष अवसर, निर्दिष्ट अवसर पर ही वो शराब का परिवहन आयात निर्यात कर सकेगा। ये सब चीजें इसी पास में लिखी रहेंगी। आपसे यहां से 2-3 सवाल पूछे जा सकते हैं कि धारा 11 के अंतर्गत पास जारी कौन करेगा, अगर ऐसा प्रश्न पूछा, या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत मादक द्रव्यों के परिवहन, आयात और निर्यात के विषय में पास जारी करने की शक्ति किसके पास है, पास जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, तो आप कहेंगे कलेक्टर। ऐसा प्रश्न पूछा तो, लेकिन आपसे पूछे कि किसी विशेष विषय जिसे आबकारी आयुक्त द्वारा अवधारित किया गया है, किसी विशेष मादक द्रव्य जिसे आबकारी आयुक्त द्वारा अवधारित किया गया है, उस विषय पर पास कौन जारी करेगा, तब आप बोलेंगे आबकारी आयुक्त, नहीं तो सामान्य तौर पर आप क्या बोलेंगे, कलेक्टर ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये 2 सवाल तो यहां से पूछ लिया। तीसरा सवाल पूछ सकता है कि किस धारा के अंतर्गत पास जारी करने के विषय में बताया गया है, या फिर पूछ सकता है कि पास में कौन कौन सी चीजें लिखी होंगी, तो समय लिखा होगा, कौन सी वैरायटी यानी कौन सा मादक द्रव्य का परिवहन आयात निर्यात कर सकता है, वो सारी चीजें स्पष्ट तौर पर लिखी होंगी। अगला नंबर देखते हैं, 12 नंबर पॉइंट कहता है कि अन्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए पास इस अधिनियम के अधीन प्रदान किए गए समझे जाएंगे। आबकारी आयुक्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसी शर्तें यदि कोई है के अध्याधीन रहते हुए जैसी वह आरोपित करे, वह निर्देश दे सकेगा कि भारत के किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया पास इस अधिनियम के अधीन किसी भी उद्देश्य के लिए पास समझा जाएगा। मतलब नहीं समझे, मतलब मैं समझाता, ठीक, मतलब कहना यह चाहता है कि भारत सरकार के किसी अधिकारी द्वारा यदि कोई पास जारी किया गया है, भारत सरकार के किसी अधिकारी द्वारा यदि कोई पास जारी किया गया है, तो उस विषय में आबकारी आयुक्त एक अधिसूचना निकालेंगे और उस पास को सामान्य पास की तरह ही रखेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि फिर अगर किसी उच्च अधिकारी, भारत सरकार के किसी अधिकारी ने पास जारी किया है, तो फिर आबकारी आयुक्त से पास बनवाने की जरूरत नहीं है।
कलेक्टर से पास बनवाने की जरूरत नहीं, यही कहना चाहता है। अब एक उदाहरण के थ्रू इसको समझते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के एक मुंगेली में एक फैक्ट्री स्थापित किया और उस फैक्ट्री में कहा कि हम यहां पे शराब बनाएंगे। ठीक, भारत सरकार शराब बनाने का काम कर रही है। भारत सरकार शराब इसलिए बनाना चाह रही है क्योंकि उसको फ्रांस में बेचना चाहती है, एक्सपोर्ट करना चाहती है, ठीक, निर्यात करना चाहती है फ्रांस को। तो भारत सरकार जब यहां से शराब को बना करके फ्रांस में निर्यात करेगी तो भारत सरकार ही पास जारी करेगी ना कि वहां पर जो फैक्ट्री बनेगा, वहां से जो परिवहन होगा, उस परिवहन के विषय में हम भारत सरकार का कोई मुख्य सचिव है चाहे जो भी है, उसने पास जारी कर दिया। अब उस पास को किसी अधिकारी ने पकड़ लिया, यहां पे आबकारी अधिकारी ने बोला पास नहीं चलेगा, लेकिन ड्राइवर फिर होशियार था, उसने कहा कि भाई इस अधिनियम की धारा 12 को पढ़े हो? तो अधिकारी ने कहा नहीं पढ़ा हूं अच्छे से। तो बोला पढ़ना, और उस अधिनियम की धारा 12 में कहा तो क्या है कि आबकारी आयुक्त अन्य जो भारत सरकार के अधिकारी होंगे उनके पास को भी, या जो सामान्य पास बनते हैं यानी जो आबकारी आयुक्त पास बनाते हैं या कलेक्टर पास बनाते हैं उसी के समकक्ष बना सकती है। कैसे? अधिसूचना जारी करके। और आपके छत्तीसगढ़ के आबकारी आयुक्त आर संगीता ने तो ऐसा अधिसूचना भी जारी किया है, तो अधिसूचना की कॉपी देखो तो फिर आबकारी अधिकारी को उसको छोड़ना पड़ेगा, जाओ भैया तुम ही ज्ञानी। ठीक, चलिए, तो यही बात हो गया। धारा 12 खत्म। धारा 12 खत्म होने का मतलब अध्याय 3 भी आपका समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 4। प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत राज्य सरकार को यह शक्ति होगी कि वह किसी भी मादक पदार्थ के आयात या निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहती है तो लगा ले, बिल्कुल सकती है। किसी मादक पदार्थ के परिवहन पर रोक लगा सकती है, बिल्कुल लगा सकती है। महुआ पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उपयुक्त प्रावधान करना है, कर सकती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त। साथ ही और क्या कर सकती है? साथ ही और ये कर सकती है कि महुआ के अलावा जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीजें हैं जिससे शराब बनाया जाना, मादक द्रव्य बनाया जाना संभावित है, उस पर भी चाहे तो नियंत्रण राज्य सरकार लगा सकती है। क्लियर है? चलिए अगला नंबर पॉइंट देखें। अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पूछता है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत आबकारी आयुक्त की नियुक्ति खाली स्थान के द्वारा की जाती है, तो आबकारी आयुक्त एक ही होगा, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर। अब ये तो बहुत आसान हो गया, खत्म हो गया, लेकिन इतना आसान मत समझिएगा। क्वेश्चन 2 ही था इसलिए आपको लग रहा होगा। आपको पास से संबंधित पूछा जा सकता है, धारा 8 पूछ देगा, धारा 9 पूछ देगा, धारा 10 पूछ देगा, धारा 11 पूछ देगा, धारा 12 पूछ देगा। कंटिन्यू। धारा 7 तो लगभग याद हो गया हो, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला वाला पॉइंट क्या है? धारा 7। धारा 7 के अंतर्गत हमने देखे पहला पॉइंट क ख ग। तो क में देखा आबकारी आयुक्त की नियुक्ति, और आबकारी आयुक्त की नियुक्ति होगी तो आबकारी आयुक्त का काम क्या होगा? आबकारी कर का संग्रहण करना, और अच्छे से संग्रहण हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देख। दूसरा पॉइंट देखा कि कलेक्टर को कुछ राज्य सरकार अधिकार देगी, और कलेक्टर के अलावा अन्य अधिकारियों को भी अधिकार दे सकती है। कलेक्टर को उन अधिकारियों के समक्ष बराबर कर सकती है इस अधिनियम के अंतर्गत, यानी जो अधिकार कलेक्टर को होंगे अन्य अधिकारियों को भी देंगे, या फिर कलेक्टर को सुपरविजन पावर में रख सकती है, यानी उसके अधीन रह के अन्य अधिकारी कर्मचारी कार्य करेंगे। आबकारी विभाग ऐसे। तीसरा नंबर पॉइंट हमने देखा धारा 7 की उपधारा 3 की अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करना राज्य सरकार करेगी। अधिकारी कर्मचारियों को ये जो तीसरे नंबर पॉइंट पे हमने देखा कि अधिकारी कर्मचारी को जो अधिकार थे वो अधिकार कहां से प्राप्त होंगे? तो धारा 7 की उपधारा 4 के अंतर्गत मुख्य राजस्व अधिकारी को क्या क्या अधिकार प्राप्त है, क्या क्या शक्तियां प्राप्त होंगी? तो 62 के अंतर्गत जो नियम बनाने की शक्ति उसको छोड़ देते तो सारी शक्तियां मुख्य राजस्व अधिकारी या आबकारी आयुक्त को दिया जा सकता है। किसी भी अधिकारी या व्यक्ति अधिनियम के अधीन समस्त उन्हीं शक्तियों को प्रत्याहरण कर सके। मुख्य राजस्व अधिकारी आबकारी
हाँ, मुख्य राजस्व अधिकारी, अगला हमने देखा ये वाला काकागंगा। अच्छा, ये 7वां नंबर पॉइंट हमने देखा कि मुख्य राजस्व अधिकारी है, आबकारी आयुक्त है या कलेक्टर है, वो अपनी शक्तियों को अन्य लोगों को दे सकता है अधिसूचना जारी करके। फिर हमने देखा उड़नदस्ता का निर्माण, उड़नदस्ता का निर्माण कैसे होता है, इसके अंतर्गत उड़नदस्ते में कौन लोग होते हैं वो भी हमने देखा, और उड़नदस्ता जो टीम होगी उसको क्या शक्तियां होंगी, तो हमने देखा धारा 7 की उपधारा 4 के अंतर्गत जो शक्तियां राज्य सरकार दे वो होंगी। फिर हमने आगे देखा प्रश्न के बाद हम देखे आयात निर्यात, इसमें प्रतिषेध की बात की, तो प्रतिषेध में हमने देखा कि पूरे राज्य में लगा सकती है, किसी क्षेत्र में लगा सकती है, पूरे मादक द्रव्य की लगा सकती है, मादक द्रव्य की किसी वेराइटी के लिए प्रतिबंध कर सकती है। ठीक, महुआ या फिर कोई महुआ जिससे शराब बनता है या किसी अन्य पदार्थ जिससे शराब बनने की संभावना हो, उस पर भी आयात निर्यात और परिवहन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य सरकार की मंजूरी के बिना कोई भी आयात निर्यात परिवहन नहीं होगा, लेकिन इसका अपवाद है कि कोई शुल्क दे दिया गया है, टैक्स दे दिया गया तो उसका परिवहन किया जा सकता है, और जो भी शर्तें राज्य सरकार दे उसको अगर फॉलो करते हैं तो परिवहन हो सकता है। फिर पास की आवश्यकता है, तो पास किसी में मादक द्रव्य अगर आवश्यकता से अधिक आप रखे हैं तो उसके लिए आपको पास बनवाना पड़ेगा। 11 नंबर पॉइंट देखा कि पास कौन बनाएगा, तो सामान्य तौर पर कलेक्टर बनाएगा, लेकिन अगर ऐसा कोई मामला होता है जिस पर मतलब जिस मादक द्रव्य के विषय में आबकारी आयुक्त ने अधिसूचना या फिर अवधारित कर दिया है उसको कि इसका पास मैं ही बनाऊंगी या फिर मैं ही बनाऊंगा, तो वही बनाएगा। उसके बाद देखें पास में क्या चीजें होंगी, तो निश्चित कालावधि के लिए होंगी, कौन सा मादक द्रव्य का वेराइटी आप वो कर सकते हो, वो सारी चीजें उसमें होंगी। 12 नंबर देखा कि अन्य प्राधिकारी इस अधिनियम के अन्य प्राधिकारी जैसे भारत सरकार का कोई अधिकारी है, वो अगर कोई पास जारी करता है तो माना जाएगा कि राज्य सरकार ने भी उसे पास जारी कर दिया। इस प्रकार से हमने धारा 12 तक देख लिया, अध्याय 3 खत्म हो गया। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।